नमस्कार दोस्तों, भारत को आजाद कराने की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों ने मिलकर के अंग्रेजों का सामना किया था। वहीं जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी तो कहा जाता है कि उस वक्त हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एकता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों के नेता मोहम्मद जिन्ना ने अंग्रेजों के सामने अपने लिए यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का प्रस्ताव रखा और वहीं इस प्रस्ताव पर हिंदू नेता भी काफी ज्यादा समर्थित दिखाई दी, यानी कि इस प्रस्ताव पर हिंदू नेताओं का भी समर्थन। वहीं ब्रिटिश इंडिया के ऊपर भारत को विभाजन करने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने साल 1947 में भारत हिस्से के दो टुकड़े कर दिए, जिसमें से एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया था, दूसरा हिस्सा हिंदुओं को। और इस तरह से दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ एंड दैट वाज पाकिस्तान। यहाँ इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ना कि तब का पाकिस्तान आज के बांग्लादेश के साथ आजाद हुआ था। मतलब कि आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान दोनों तब के एक मुल्क हुआ करते थे। एक ही मुल्क के दो हिस्से थे और तब इन्हें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं और इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। अब हम अपनी टॉपिक्स पर वापस आते हैं। जब इतना सब कुछ भारत के अंदर हो रहा था और जब भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र में विभाजित हो रहे थे, तो तभी उस वक्त जो भारत के अंदर सिख समुदाय के लोग थे, उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि उनके लिए भी एक अलग से वतन चाहिए, यानी कि उनके लिए भी एक अलग से देश चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप जो अकाली दल था, उस वक्त सिख समुदाय के जो अलग से एक दल हुआ करता था, उसकी अगुवाई में 1950 में सूबा आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन के जरिए अकाली दल ने पंजाबी बहुमत राज्य को एक अलग से देश बनाने की मांग कर। लेकिन भारत सरकार ने अकाली दल की इस मांग को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि यह आंदोलन फिर यहीं पे खत्म नहीं हुआ और साल 1966 में भारत सरकार ने पंजाब राज्य को भारत से अलग करने की मांग पर, जो मांग थी अकाली दल की, उस पर राजी हो गए। उस वक्त की सरकार ने निर्णय लिया कि पंजाब राज्य को वो अलग कर देंगे, लेकिन हिमाचल और हरियाणा भारत का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अकालियों ने सरकार के इस फैसले से सहमति नहीं जताई और उन्होंने मांग की कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिला दिया जाए। पंजाब की नदियों पर केवल उनका ही अधिकार होगा और हरियाणा और राजस्थान इन नदियों पर कोई भी अधिकार नहीं रख पाएंगे। बात 1978 में पहुंचती है जब आनंदपुर साहिब संकल्प लिया गया। दरअसल यह अकाली दल के द्वारा ये एक तरह से अपनी मांगों का एक खाका तैयार किया गया इसके अंदर और इसे भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसमें अकालियों ने जगजीत सिंह चौहान के साथ मिलकर अपनी मांगों का एक खाका तैयार किया था। वहीं इससे पहले साल 1971 में खालिस्तान के समर्थक जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका में जाकर वहां के एक अखबार में खालिस्तान देश से जुड़ा एक विज्ञापन दिया। मतलब कि इनका अलगाववाद इतने चरम पर पहुंच चुका था कि इन्होंने अमेरिका में जाकर वहां के एक प्रतिष्ठित अखबार में इस बात को लेकर के एक विज्ञापन दिया कि खालिस्तान नाम से एक अलग देश बन चुका है और इसके लिए उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो भारत के अंदर इस आंदोलन को और ज्यादा पुख्ता तौर पे मजबूत कर सकें। वहीं साल 1980 में उन्होंने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद का गठन कर दिया और खुद को इसका मुखिया बना लिया। वहीं इसी साल उन्होंने लंदन जाकर खालिस्तान देश बनाने की पूरी तरह से घोषणा कर दिया और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि खालिस्तान के राष्ट्रीय परिषद के महासचिव बलबीर सिंह संधू के साथ मिलकर के उन्होंने खालिस्तान की डाक टिकट और मुद्रा अलग से जारी कर दिया। दरअसल अगर इस बात को अगर गौर से समझें तो यह किसी भी देश के लिए ना सबसे बड़ा यानी कि अलगाववाद का एक चरम सीमा है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बात 1984 में पहुंची जब पंजाब में सारी की सारी घटनाएं हो रही थी। तो उसी वक्त जनरल सिंह भिंडरावाला नाम का एक नेता सबके सामने आता है, जो खालिस्तान देश की मांग को ना एक बहुत तेजी से सबके सामने उठाता है और कहा जाता है कि खालिस्तान आंदोलन धीरे धीरे इतना उग्र होने लगा कि पंजाब में इसके परिणाम स्वरूप ना आतंक फैलने लगा। वहीं खालिस्तानी चरमपंथी भिंडरावाले ने अपने कुछ समर्थकों के साथ हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर में जाकर अपना डेरा डाला और यहाँ पर उन्होंने भारी मशीन गनों और सेल्फ लोडिंग यानी कि एक तरह से बोले तो ऑटोमेटिक राइफल्स को इकट्ठा करके रख लिया। दरअसल भिंडरावाले को लग रहा था ना कि सरकार कभी भी किसी मंदिर पर हमला नहीं करेगी और इसीलिए उसने इस स्वर्ण मंदिर को अपने लिए एक सेफ ठिकाने के तौर पे चुना। वहीं जब इंदिरा गांधी को खालिस्तानी चरमपंथियों के मंदिर में छुपे होने का पता चला तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के जरिए स्वर्ण मंदिर में छुपे इन लोगों को पूरी तरह से इनका सफाया कर दिया गया और इनको चुन चुन कर मारा गया। इस ऑपरेशन के द्वारा स्वर्ण मंदिर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो कई बेकसूर लोग थे वो भी कुछ मारे गए थे और फाइनली इस मिशन को 1 जून यानी कि 1 जून 1984 को अंजाम दिया गया पूरी तरह से। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सिख समुदाय का गुस्सा अपने चरम पर था। हालांकि ये तो पूरी तरह से पंजाब को आतंकित करने में जुटे हुए थे, लेकिन अपने जो लीडर्स थे उनके इस तरह मारे जाने के बाद ये काफी गुस्से में थे और इसी का अंजाम रहा कि इंदिरा गांधी की ये मौत की वजह बने। दरअसल सिख समुदाय भिंडरावाले को अपना नेता मानते थे, जिसके बाद उनकी मौत का बदला इन्होंने सिखों ने, इन जो सिख थे उन्होंने इंदिरा गांधी को मार करके ले लिया था। इंदिरा गांधी की मौत के पश्चात दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी हिंसा शुरू हो गई, जिसमें कई सिख
बेवजह मारे गए। अब बात करते हैं कि जसपाल अटवाल कौन था। दरअसल जसपाल अटवाल अंतर्राष्ट्रीय सिख युवा संघ के सदस्य रह चुके थे और इस संघ की स्थापना उन्होंने 1984 में कनाडा में की थी। इस संघ का उद्देश्य भारत के सिखों के लिए एक अलग से देश आने की खालिस्तान बनाने का मांग था। वहीं भारत सरकार ने इस संघ पर 2002 में ही पूरी तरह से बैन लगा दिया था। भारत के अलावा इस संघ पर ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इतना ही नहीं, अटवाल और उनके साथियों पर साल 1986 में पंजाब के जो मंत्री थे मलकीत सिंधु की हत्या करने का भी आरोप था और इस आरोप के चलते उन्हें 20 साल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में वो रिहा हो गए। और इसके बारे में कहा था कि खालिस्तानी की जो अच्छा एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि खालिस्तानियों की इतना बड़ा मूवमेंट चलाने के लिए इनके पास पैसे कहां से इकट्ठा होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा समर्थन हासिल है और यही इससे बढ़ावा भी देती है और ISI ही इनके लिए फंडिंग करती है। दरअसल ISI जो है इन खालिस्तानी संगठनों के द्वारा